इतिहास ग्रंथ में हमारा एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य को चाणक्य को अन्य नाम से भी विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र एक ग्रंथ हो गया हमारा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक चाणक्य जी हैं। चाणक्य जी को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इस जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में हमें मौर्यकालीन राजनीति के संबंध में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। सीधी सिंपल बात यह है कि अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन युग की जानकारी मिलती है। इसकी जो संरचना है, इसमें 15 पार्ट्स हैं, मतलब 15 अधिकरण हैं, और 180 प्रकरण, मतलब 180 क्या चैप्टर है। तो 15 पार्ट्स और 180 चैप्टर से मिलके अर्थशास्त्र की रचना हुई है। इसकी भाषा कौन सी है? तो अर्थशास्त्र की जो भाषा है वह है संस्कृत है। अर्थशास्त्र की भाषा क्या है? संस्कृत है। ठीक है। अगला जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक हैं कलह। राजतरंगिणी के लेखक क्या है? कलह। राजतरंगिणी की जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। राजतरंगिणी की भाषा क्या है? संस्कृत है। राजतरंगिणी में का विषय क्या है? तो राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी से क्या मिलती है? तो राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आता है कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी निम्न में से किस बुक में होती है? तो वह मिलती है हमें राजतरंगिणी से मिलती है। किससे मिलती है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी भाषा क्या है? तो राजतरंगिणी भाषा संस्कृत हो गई। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कलह है। ठीक है। 3 पॉइंट होगा इसके। इसके बाद संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास किसमें किया? तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम जो प्रयास है वह है कल्हड़। कल्हड़ की जो बुक है, कल्हड़ की जो बुक है राजतरंगिणी, कल्हड़ की जो बुक है राजतरंगिणी, इसमें किया गया है। ठीक है। कल्हड़ की जो राजनीतिक बुक है, इसकी आप ये देख सकते हो। ठीक है। और जो हमने अर्थशास्त्र पढ़ा है, अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसकी है? आर्यभट्ट जी की। सॉरी, चाणक्य की। चाणक्य की है। चाणक्य की ये तस्वीर जी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये चाणक्य को हम क्या विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या हुई? कलह। रास्त्र। ठीक, कलह की रास्त्र। ओके। अगली जो बुक है उसमें आती है चचनामा। अगली जो बुक है इसमें, अगली बुक में कौन सी आएगी? चचनामा। चचनामा जो बुक है इसके लेखक कौन है? अली अहमद है। चचनामा में क्या जानकारी मिलती है हमें? तो इसमें अरबों की जो सिंध पर विजय, इससे संबंधित जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। चचनामा की जो लैंग्वेज को है फारसी है। चचनामा की लैंग्वेज क्या है? फारसी है। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा कि चचनामा, चचनामा लेखक कौन है? अली अहमद चचनामा के लेखक। इससे इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें हमें जानकारी मिलती है अरबों की सिंध पर जो विजय की जानकारी हमें, मतलब इसका वर्णन किसमें? चचनामा मिलता है। और इसकी जो भाषा क्या है? फारसी इसकी भाषा है। ये चचनामा की आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। ये जो मैं बुक बता रहा हूँ और उनके लेखक बता रहा हूँ, ये बुक और उनके लेखक दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या कभी कभी बुक का नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि ये बुक निम्न में से किस लेखक की है, किस ऑथर है? तो आप जैसे उसने दिया अष्टाध्यायी किसकी बुक है, तो अष्टाध्यायी आप आराम से टिक कीजिए। आप जब पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि अष्टाध्यायी पाणिनि की बुक है। इसकी जो विशेषता है वो क्या है? तो यह संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। संस्कृत की जो व्याकरण है इसका प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वह कौन सी? अष्टाध्यायी। फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर कौन सी है? अष्टाध्यायी। इसका विषय क्या है? मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अष्टाध्यायी से मिलती है। ठीक है। देखो, मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है। चचनामा से हमें सिंध की विजय का वर्णन मिलता है। इसकी भाषा फारसी है। ठीक है। और चचनामा के जो लेखक है वो कौन? अली अहमद। जबकि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। विशेषता संस्कृत का प्रथम, संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ कौन सा? अष्टाध्यायी है। इसमें मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है
इसके बाद कौन सा आता है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कात्यायन जी। ठीक है, इसके लेखक कात्यायन। इसके भीतर क्या है? ज्योतिष और भारत पर होने वाले प्रथम यवन आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भारत पर होने वाले प्रथम यवन आक्रमण की जानकारी गार्गी संहिता से मिलती है। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन है। ठीक है, ज्योतिष और भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गार्गी संहिता से मिलती है। ठीक है, मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आपको सारी चीज़ समझ आ रही होंगी। यदि आपको सब कुछ समझ आ रहा है और मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम महाभाष्य देखते हैं। महाभाष्य। महाभाष्य महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पुष्पमित्र शुंग के जो पुरोहित हैं पतंजलि। पतंजलि महाभाष्य के लेखक है। और ये किसके पुरोहित थे? तो ये पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पतंजलि की बुक का नाम क्या है? महाभाष्य। इसमें शुंगों की जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि, इसलिए शुंग के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महाभाष्य से मिलती है। ये महाभाष्य और पतंजलि। आगे चैप्टर 2 आ जाएगा जिसका नाम है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। कुछ हमें जो इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि ये जानकारी हमें विदेशी यात्रियों से मिलती है। विदेशी यात्रियों से मिलती है, जो मतलब विदेशी यात्री के विवरण से मिलती है। तो आप देखिए कुछ यूनानी रोमन लेखक आए, इनने जो किताबें लिखी इससे हमें विदेशियों के विवरण की जानकारी मिलती है। कुछ चीनी लेखक आए, इनके इनकी बुक से हमें जानकारी मिलती है। अरबी लेखक आए, इनसे जानकारी मिलती है। कुछ अन्य लेखक हैं, इनकी बुक से भी हमें क्या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो लेखक आए थे वो किसी न किसी राजा के दरबार में आए, वहां आके उन्होंने उस दरबार को देखा, चीज़ों को देखा, साम्राज्य को देखा और अपनी जो बुक थी उसमें उन चीज़ों को वर्णन किया। उस वर्णन के आधार पे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम पढ़ते हैं रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक और कुछ अन्य लेखक के बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक में यूनानी रोमन लेखक में कुछ प्रमुख लेखक हैं। ये इनमें याद रखना है कि ये लेखक आए थे और किसके दरबार में आए थे, ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देखिए, हाँ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा लेखक है। ठीक है, जैसे यूनानी रोमन के लेखक में कौन से? टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइकस। ये 4 लेखक हैं जो यूनानी और रोमन लेखक हैं। कौन कौन से? हैरी कौन कौन से? टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइकस। अब हम सबसे पहला लेखक देखते हैं जिसका नाम है टेसियस। ये कौन था? ये ईरान का राजवीर था। मतलब टेसियस किस देश का निवासी था? ईरान का। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय। इसकी जो कहानियां हैं वो आश्चर्यजनक है। इस कारण से इसका जो संबंध और जो इसका विवरण है, मतलब भारत के संबंध में इसका जो विवरण है वो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है, लिखा चुका है। इस कारण से ये अविश्वसनीय। और ये कहाँ का? ईरान का राजवीर था। क्या नाम है? टेसियस है। ठीक है, अगला है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को का उपनाम है इतिहास का पिता। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहते हैं। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। मतलब हेरोडोट्स की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोट्स हिस्टोरिका। ये बुक याद रखना कि हिस्टोरी का बुक किसने लिखी है? तो हेरोडोट्स ने लिखी। और हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहते हैं। इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोट्स को बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप अंडरलाइन कीजिए और बहुत ध्यान से पढ़िए कि हेरोडोट्स इतिहास का पिता कहा जाता है और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। अगला मेगास्थनीज। मेगास्थनीज
मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त। अब जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेगस्थनीज की जो बुक होगी उसमें किसका वर्णन होगा? तो मौर्यकालीन व्यवस्था का वर्णन होगा। ठीक है, ये आगे मौर्यकालीन व्यवस्था का वर्णन। ओके, तो मेगस्थनीज, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। हमने मेगस्थनीज देखा। मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है इंडिका। अब जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, तो इसका जो बुक है इंडिका, इसमें किसकी जानकारी होगी? इसमें जानकारी होगी मौर्यकालीन व्यवस्था की। ठीक है, ये देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डाइमेकस। क्या है? डाइमेकस। डाइमेकस, डाइमेकस सीरियस नर्सिस ऑन्टियोकस का राजदूत था। डाइमेकस किसका राजदूत था? ऑन्टियोकस का राजदूत था। ठीक है, किसका राजदूत? ऑन्टियोकस का। देखो, हिंट देता हूँ आपको याद करने की, बड़ी सी प्यारी हिंट कि देखो, थोड़ा सा मतलब अंदाजा लगा सकते हैं सामने, ताकि हम भूलें नहीं। इस कारण से मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये डाइमेकस है। डाइमेकस में आखिरी में क्या लिखा है? कस लिखा है। और सीरना से नरेश अंत्योकस का राजदूत, तो अंत्योकस में पीछे क्या लिखा है? कस। तो आप देखो, कस, कस, याद रखना। क्या रखेंगे याद? कि डाइमेकस किसका राजदूत था? अंत्योकस का राजदूत था। ये वनडे एग्जाम की एक खासियत होती है कि 4 ऑप्शन आएंगे, तो 4 ऑप्शन किसी न किसी ऑप्शन को टिक कर ही देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा यदि भूल जाते हैं तो कुछ ना कुछ अंदाज लगा कर। तो डाइमेकस, डाइमेकस का क्या आ जाएगा? अंत्योकस हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आएगा कि किसके दरबार में आया? तो यार बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। टाइमेकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में आया था। ओके, और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसका याद आएगा डायोनीसियस। डायोनीसियस। ठीक है, तो इसमें आएगा मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। किसका? टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। किसका राजदूत था? टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। कौन? डाइमेकस। डाइमेकस किसका राजदूत था? टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत। और ये किसके दरबार में आया था? तो ये अशोक के दरबार। किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। तो डाइमेकस किसके दरबार में आया? डाइमेकस किसके दरबार में आया? डाइमेकस आया अशोक के दरबार में। सॉरी, डाइमेकस नहीं, डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। और डायोनिसियस किसके दरबार में? तो यह है अशोक के दरबार। ठीक है, डाइमेकस किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। और डायोनिसियस किसके दरबार में? डायोनिसियस अशोक के दरबार में। डाइमेकस सीरियस नरेश अंतिकस का राजदूत था। और डायोनिसियस मिस नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी, टॉलमी किसके दरबार में आया? टॉलमी किसके दरबार में आया? टॉलमी दूसरी शताब्दी में आया था। भारत का भूगोल नामक की इसने एक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या है? तो टॉलमी की पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या है? दूसरी शताब्दी में लिखी गई पुस्तक भारत का भूगोल किसकी है? टॉलमी की है। ठीक है, इसके आएगा प्लिनी। प्लिनी की पुस्तक, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या है? भारत का भूगोल। और प्लिनी, प्लिनी में किसकी जानकारी मिलती है? भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है। प्लिनी में किसकी जानकारी मिलती है? भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में। ठीक है, और टोलमी, टोलमी की जो बुक है उसका नाम क्या है? भारत का भूगोल। आगे बढ़े। अब आएगा पेरिप्लस ऑफ द, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं, अभी तक ज्ञात नहीं हुए हैं। ये 80 एडी के समय में भारतीय बंदरगाह की जानकारी दी थी। तो इरिथियन सी, सी मतलब समुद्र, इसे याद रखना बस कि सीरियन मतलब समुद्र। और सी से सी पोर्ट की जानकारी मिलेगी। इंडियन पोर्ट्स मतलब भारतीय बंदरगाह की जानकारी मिलती, किस मिलती? पेरिप्लस सी में। ठीक है, एक नोट है, नोट देखिए कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकस, ऑनेसिक्रिटस या
ऑस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा यूनानी रोमन लेखक, पढ़ेंगे चीनी लेखक। चीनी लेखक में कौन कौन से लेखक हैं? चीनी लेखक में फाहियान, सेंग्यून और हैंसुंग। तीन जो लेखक हैं वो कौन से चीनी लेखक? फाहियान, सेंग्यून और हैंसोंग। ये कौन से लेखक? चीनी लेखक। सबसे पहले फाहियान। फाहियान फाहियान ये गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। इसकी जो पुस्तक है फोग्यूजी, इसमें बौद्ध राज्यों का अभिलेख, बौद्ध राज्यों का जो अभिलेख उसकी जानकारी मिलती है। जानकारी गुप्त काल, विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति जानकारी किसमें मिलती है? फाहियान की बुक में मिलती है। ठीक है। मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बताया गया है। किसमें? गुप्त काल। गुप्त काल, विशेषकर गुप्त काल की जानकारी मिली फाहियान की बुक। फाहियान आया था, गुप्त राजा के दरबार में आया था, इसलिए गुप्त काल संबंधित, और गुप्त काल संबंधित होने का इसमें विशेषकर मध्य प्रदेश की सामाजिक संस्कृति जानकारी मिलती है जो मध्य प्रदेश संबंधित है उसमें। और इसमें जो मध्य प्रदेश की जानकारी मिल रही है तो मध्य प्रदेश जनता को सुखी और समृद्धि बताया। किसने? फाहियान ने बताया। ये फाहियान की तस्वीर आप देख सकते हो, फाहियान। ठीक है। आगे संयून, संयुगन, संयुग, शुंगयन, शुंगयन। ठीक है। दो नाम है, संयुग या सुंगयन। ठीक है। यह 1518 में भारत आया था। कब आया था? 1518 में था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। मतलब जितनी भी, देखो 3 वर्ष की यात्रा की थी इसने, संयुगन ने 3 वर्ष की यात्रा की, और इसने 3 वर्ष की यात्रा में जो बौद्ध धर्म की प्राप्तियां थी वो एकत्र की थी। ठीक है। अब आता है हैंन सॉन्ग। कौन आता है? हैंन सॉन्ग। हैंन सॉन्ग, हैंन सॉन्ग जो आया था वो 629 एडी से 645 एडी के बीच में आया। ठीक है। ये किसके शासनकाल में आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? सियूकी। हैंसोंग की पुस्तक का नाम क्या है? सियूकी। और ये सियूकी है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। तो हर्षवर्धन कालीन व्यवस्था का संबंध, हर्षकालीन जो व्यवस्था है इसकी जानकारी हमें की हर्षवर्धन के काल में आने का किसकी बुक से मिलता है? हैंसोंग की बुक। हैंसोंग की बुक का नाम क्या है? तो हैंसोंग की बुक का नाम है सीयू की। कौन सा है? सीयू की। हैंसोंग की बुक का नाम क्या है? हैंसोंग बुक का नाम सीयू की। इसमें हर्षकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और इसमें कितने? 138 देशों का, कितने देशों का विवरण है? 138 देशों का विवरण है। ठीक है। कुछ विशेष है। क्या है विशेष? कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किसने किया? हैंसोंग ने किया। कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और इसने अध्यापन किया था। किसने? हैंसोंग। हैंसोंग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? हर्षकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके जो समकालीन कुलपति थे उनका नाम क्या था? हैंसोंग के समकालीन कुलपति का नाम था आचार्य शीलभद्र। मतलब आचार्य शीलभद्र जब कुलपति थे तभी इसने, ये इसके समकालीन थे। किसने समकालीन? हैंसोंग के समकालीन थे आचार्य शीलभद्र। ये हैंसोंग की आप तस्वीर देख सकते हो। ठीक है। आगे इत सिंह। इत सिंह, इत सिंह 7वीं सदी के अंत में भारत आया, एक चीनी यात्री और एक अनुवादक। कब आया था? 7वीं सदी के अंत में भारत आया एक चीनी यात्री और अनुवादक था। कौन? सिंह। इससे समकालीन भारत, नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय की जानकारी, ठीक है, मिलती है इत सिंह। इत सिंह की आप तस्वीर देख सकते हो, इत सिंह की तस्वीर देख सकते हो। ठीक है। इत सिंह। इसके बाद आप देखो इनके आने का क्रम। ये चीनी आते थे, सबसे पहले फाहियान आया, फिर संयुग आया, फिर हैंसोंग आया और फिर इत सिंह आया। सभी को हमने पढ़ लिया और किस किस की वजह से किस किस की जानकारी मिलती है ये भी आपने समझ गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अरबी लेखक। अरबी लेखक में
कौन कौन से लेखक आते हैं? तो अरबी लेखक में आते हैं, अरबी लेखक में आते हैं अलबरूनी, अलबरूनी और इब्न बतूता। ये कौन से अरबी लेखक? इसमें अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक कौन था? ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कि महमूद गजनवी के साथ, किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक कौन था? तो अरबी लेखक था अलबरूनी था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद और भारत की खोज। ये बुक है इसके नाम। ठीक है, इसकी बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किताबुल हिंद पुस्तक किसकी है? अलबरूनी की है। तहकीक ए हिंद पुस्तक किसकी है? अलबरूनी की है। और भारत की खोज पुस्तक किसकी है? अलबरूनी की है। ये अलबरूनी की पुस्तक है। अब जब ये अरबी लेखक है तो इसकी जो लैंग्वेज होगी, इसकी जो पुस्तक की लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी? अरबी होगी। कौन सी होगी? अरबी होगी। ठीक है। अब इससे किस किस की जानकारी मिलती है? इससे धर्म, दर्शन, त्योहार और खगोल विज्ञान की जानकारी मिलती है। किससे? ये बुक से। समाज तंत्र मंत्र की जानकारी मिलती है और राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की जानकारी भी अलबरूनी की पुस्तक से मिलती है। अगला लेखक है इबन बतूता। इबन बतूता। इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मोरक्को यात्री, लेखक और खोजी था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री। किसके समकालीन था? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था। कौन? इबन बतूता। इसकी पुस्तक जो थी उसका नाम क्या है? रिहला। और इसकी भाषा क्या है? अरबी है। जब ये अरबी लेखक है तो इसकी पुस्तक की भाषा भी क्या होगी? अरबी ही होगी। ये 14वीं सदी की भारतीय स्थिति की जानकारी मिलती है रेहला में। और दिल्ली सल्तनत की जानकारी भी रेहला में मिलती है। रेहला बुक है, इसमें दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलेगी, 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों की जानकारी मिलेगी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था और मोहम्मद मोरक्को यात्री, लेखक और खोजी था। इसकी जो विशेषता थी, इसकी विशेषता क्या थी कि इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। देखो, हमने एक चीज पढ़ी कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। ठीक है। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन है तो एक चीज और याद रखना कि 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। कुछ अन्य लेखक, हमने चीनी लेखक पढ़े, हमने यूनानी रोमन लेखक पढ़े, अरबी लेखक पढ़े। और चौथे नंबर कौन से हैं? अन्य लेखक में आते हैं। अन्य लेखक में कौन कौन से? तो अन्य लेखक में दो लेखक आपको याद करना है। कौन कौन से दो लेखक? एक है तिब्बती लेखक। इनकी कौन कौन तिब्बती लेखक हैं जिनका नाम क्या है? तारानाथ। तारानाथ कौन से? तिब्बती लेखक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कंग्यूर या तंग्यूर। सिर्फ इनका नाम, पुस्तक का नाम याद रखना। तारानाथ, तारानाथ की पुस्तक का नाम क्या है? कंग्यूर तंग्यूर। और एक है मार्को पोलो। 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्री थे। मार्को पोलो ने किस देश की यात्रा करी थी? तो पांड्य राज्य की यात्रा करी थी। और पांड्य इतिहास की जानकारी इससे मिलती है। पांड्य राज्य की यात्रा करी अर्थात अतः इनसे पांड्य राज्य इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही होगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे और ही ऐसे वीडियो लाएं। धन्यवाद।